स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 किंग कोबरा, 2 क्रेट, 3 ब्लैक माम्बा। उपर्युक्त में से कितने एलापीडे सांप हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के शोधकर्ताओं ने एक सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी बनाई है जो कोबरा, किंग कोबरा, क्रेट और ब्लैक माम्बा जैसे एलापीडे सांपों द्वारा उत्पादित शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। एलापिड्स विषैले सांपों का एक विविध परिवार है जिसके सामने खोखले नुकीले दांत होते हैं जो जहर फैलाते हैं, और इसमें वैश्विक स्तर पर विभिन्न निवासों में 300 प्रजातियां शामिल हैं। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। 2 यह लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में चुना गया है। गौरतलब है कि 27 मई 2024 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद से लोकपाल अपने नियमित प्रमुख के बिना कार्यरत है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। ये संस्था बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय है। लोकपाल वो अधिकारी या व्यक्ति होते हैं जो कुछ लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच करते हैं। अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका कार्य विश्व भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को सुदृढ़ करना है। 2 इसकी स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था। मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका कार्य विश्व भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को सुदृढ़ करना है। अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2006 में स्थापित परिषद ने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया। अतः कथन 2 सही है। मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। 2 गैर सरकारी संस्थाओं को इन स्पेस नियमों के तहत अंतरिक्ष और जमीनी संपत्तियों को तैनाती सहित व्यापक अंतरिक्ष गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस को स्वायत्त रूप से अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने तथा अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त है। अतः कथन 1 सही है। इस उद्देश्य के लिए इन स्पेस समय समय पर दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी करेगा जिससे अन्य बातों के अलावा व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। गैर सरकारी संस्थाओं यानी NGE को इन स्पेस नियमों के तहत व्यापक अंतरिक्ष गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति है जिसमें अंतरिक्ष और जमीनी संपत्तियों की तैनाती एवं संचार,
रिमोट सेंसिंग एवं नेविगेशन जैसी सेवाएं प्रदान करना शामिल है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अटलांटिक चार्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अटलांटिक चार्टर 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अपने देशों के युद्ध उद्देश्यों को रेखांकित करने वाली एक संयुक्त घोषणा थी। 2. बाद में इसे 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया था। 3. अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 80 वर्ष पुराने अटलांटिक चार्टर के संस्करण पर हस्ताक्षर किए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अटलांटिक चार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा 14 अगस्त 1941 को न्यू फाउंडलैंड में सरकार के 2 प्रमुखों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त घोषणा थी, अतः कथन 1 सही है। अटलांटिक चार्टर को बाद में वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया था, अतः कथन 2 सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 80 वर्ष पुराने अटलांटिक चार्टर के संस्करण पर हस्ताक्षर किए, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विशेष आहरण अधिकार यानी SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। 2. इसका मूल्य 5 मुद्राओं की एक बास्केट यानी टोकरी पर आधारित है। 3. IMF प्रति 5 वर्ष में या यदि आवश्यक हो तो उससे पहले SDR बास्केट की समीक्षा करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विश्व व्यापार तथा वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विशेष आहरण अधिकार यानी SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, न कि कोई मुद्रा, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका मूल्य 5 मुद्राओं की एक बास्केट यानी टोकरी पर आधारित है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रनमिनबी, जापानी येन तथा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल है, अतः कथन 2 सही है। IMF प्रति 5 वर्ष में या यदि आवश्यक हो तो उससे पहले SDR बास्केट की समीक्षा करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्व व्यापार तथा वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसे स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। 2. लाभार्थी सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए पहल योजना से भी जुड़ सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक प्रमुख योजना के रूप में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसे स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराना था, अतः कथन 1 सही है। योजना के लाभार्थी प्रत्यक्ष रूप से अपने बैंक खातों में सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए पहल योजना से भी जुड़ सकते हैं, अतः कथन 2 सही है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले पात्र लाभार्थियों को SECC 2011 अथवा SC/ST परिवारों, PMAY, AAY वनवासियों, MBC, चाय या पूर्व चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीप निवासियों के तहत अर्हता प्राप्त करनी होगी। वे 14 सूत्रीय घोषणा प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. UPI भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है, जिसे वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था। 2. UPI कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत करता है, जो विभिन्न बैंकिंग सेवाएं, निर्बाध फंड ट्रांसफर और व्यापारी भुगतान की पेशकश करता है। 3. केवल श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान और फ्रांस ऐसे देश हैं जहां भारत ने औपचारिक रूप से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लॉन्च किया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है, जिसे वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था।
यह वर्चुअल भुगतान पते के माध्यम से 24/7 भुगतान को सक्षम करती है, अतः कथन 1 सही है। यूपीआई विभिन्न बैंकिंग सेवाएं, निर्बाध फंड ट्रांसफर और व्यापारी भुगतान की पेशकश कर कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत करता है, अतः कथन 2 सही है। भूटान, नेपाल, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस एकमात्र देश हैं जहां भारत ने औपचारिक रूप से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च किया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय मसाला बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और मसालों का निर्यातक है। 2. भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO द्वारा सूचीबद्ध 109 किस्मों में से लगभग 75 का उत्पादन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय मसाला बाजार। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है और साथ ही यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा निर्यातक भी है, अतः कथन 1 सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO द्वारा सूचीबद्ध 109 किस्मों में से लगभग 75 का उत्पादन करता है, अतः कथन 2 सही है। सबसे अधिक उत्पादित एवं निर्यात किए जाने वाले मसाले काली मिर्च, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, लहसुन, जायफल तथा जावित्री, करी पाउडर, मसाला तेल एवं ओलियोरेसिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और दूसरी तरफ मेजबान देश हैं। 1. रायसीना डायलॉग रूस। 2. म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन स्विट्जरलैंड। 3. शांग्री ला डायलॉग दक्षिण कोरिया। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रायसीना डायलॉग यह भू राजनीति एवं भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका उद्देश्य विश्व के सामने आने वाले सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF भारत के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में सम्मेलन की मेजबानी करता है, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन यानी MSC जर्मनी के म्यूनिक में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला MSC अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर चर्चा के लिए प्रमुख मंचों में से एक है, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। शांग्री ला डायलॉग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS द्वारा सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शांग्री ला डायलॉग एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है, अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अग्रणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO वैश्विक स्तर पर सभी अंतरिक्ष एजेंसियों में शीर्ष पर है। 2. भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है जिसका उद्देश्य संभावित निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में आकर्षित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।